गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं क्लास नंबर 6 सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे पहले हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हम 6 क्लास लेकर के आए हैं जिसमें हम और डिफरेंट क्वेश्चन को करेंगे और डिफरेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आज हम और मेथड सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 6। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आपको ये क्लास समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से कनेक्ट होती है। ठीक है ना। तो चलिए, मैंने देखा काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और वो बता भी रहे हैं आंसर्स। कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि इसका आंसर का आंसर दीजिए, तो मैं उनका आंसर आपको सबका आंसर दूंगा। पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बाद में आपको आंसर दिया जाएगा और अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़े, ठंड से ना डरे। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जो आपका लेवल है टाइप 10 क्वेश्चन मैंने आपको अब आज में कराऊंगा, आपको टाइप 10 कराऊंगा। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको टाइप 9 कराए और लगभग 47 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जहां तक टॉपिक मेरा मानना है कि आसान टॉपिक ही होता है। ठीक है ना। तो आप थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन है तो इसमें आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग मेथड मिलेगा। तो परेशान ना हो, आप जो वीडियो को अच्छे से देखें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको सब समझ में आता रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि हर क्वेश्चन में ट्रिक अलग हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एसएससी में आए हुए हैं, कुछ आपका यूपीएससी में आए हुए हैं। तो अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन्हें ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मेथड आपको मिल सकते हैं, तो बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका बहुत आसान टॉपिक है। आपको ये इसके बाद में एक क्लास इसकी और रह जाएगी, आपकी क्लास नंबर 7 फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो शुरू करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है श्री शर्मा ने 14,500 रुपए की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। यानी कि 6 वर्ष जो श्री शर्मा है, वो शर्मा जी हैं, जो 14,500 रुपए निवेश करते हैं। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। तो ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपए मिलेगी? यानी कि आपसे क्या पूछा है, मिस्टर शर्मा इन्वेस्ट अ सम ऑफ 14,500 at simple interest for 6 years, यानी 6 साल के लिए at what annual rate of interest will be get, यानी कि ये पूछा है आपसे कि इतने रुपए लगे, तो आपको दर निकालनी है, कितना दर आपका हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए, बोलिए। देखिए, आप ये देखें कि पहले शर्मा जी ने 6 वर्ष के लिए निवेश किए थे, वो कितने किए थे? 14,500 रुपीज। ठीक है ना। अब उनको वापस कितने मिलेंगे? 21,460। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि उन्होंने निवेश किए कितने? 14,500 रुपए। वापस कितने मिले मिश्र धन के रूप में? 21,460 रुपए। कितने मिले? 21,460 रुपए। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखिए कि 14,500 रुपए से इतने रुपए बढ़े तो उनको ब्याज कितना मिला? कितना ब्याज मिलेगा उनको, बताइए। तो ब्याज उनका आप इसको माइनस करोगे तो 6,960 रुपए आ जाएगा। ये आपका टोटल ब्याज है। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यानी कि कितने साल का ब्याज हो गया आपका? 6 साल का ब्याज। कितने साल का? 6 साल का जो इंटरेस्ट है आपका वो 6,960 रुपए हो गया। अगर आप 1 साल का इंटरेस्ट निकालोगे तो 6960 को किससे डिवाइड कर दें? 6 से डिवाइड कर दें, तो आपका 1 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको इसमें निकालना है दर पूछिए आपसे, तो हमेशा नीचे आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है? जो आपको मूलधन दे रखा है कितना? 14,500 एंड प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यू बची आपकी कितनी बची? 6960 अपॉन में 6 into 14। तो इसको आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, वो भी आप मेंटली करोगे। आप या तो 2 से इसे काट लो, 2 से इसे काट लो, अगर 14 से पूरा करना तो किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका 8% आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। अगर ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि ये वाली वैल्यू भी हमको कैलकुलेट करके दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप इसको वैसे कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसको कैलकुलेट किस तरीके से करोगे? मेंटली कैलकुलेट करोगे, ताकि आपका आंसर कर दिया जाए। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूं। वेरी सिंपल मेथड, बताइए समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन
तो 49 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को भी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए एक महाजन, कोई महाजन है, एक ग्रामीण को, एक महाजन एक ग्रामीण को, कोई ग्रामीण व्यक्ति होगा, 4000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देते हैं। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपए प्राप्त होती है, तो उसने 12% ब्याज पर किसी धनराशि दी, यानी बात कितनी धनराशि दी उसने 12% ब्याज पर, वो आपको बताना है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बोलिए, कर सकते हो आप इसे, बताइए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल मेथड से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कितना हार्ड है सिंपल हो, हमको सिंपल मेथड की तरह ही भागना है, कुछ नहीं करना, आपको मैथमेटिक्स में टाइम बचाना है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवा सकता है, और आपका इंटरेस्ट इसमें तब बढ़ेगा जब आप इसको टाइम दोगे। आप इसको टाइम नहीं दोगे आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 रुपए, कितने कितने हजार रुपए, 4000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक तथा शेष, यानी कि मान लो कि दो भाग हैं, एक भाग आपका इधर लगा लो और दूसरा भाग आपका इधर, यानी कि पहले भाग पर कितना है 10% और दूसरे भाग पर कितना 12%। तो 10% आप इधर ले लो, ठीक है, और 12% आप इधर ले लो। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। आपने दो भाग मान लिए, एक तरफ 10% का, एक तरफ 12% का, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए आपको बीच वाली वैल्यू नहीं पता, तो देखो ध्यान से देखना है ना। अब पहले 4000 रुपए, फिर वो कितने होते हैं 5350 रुपए प्राप्त होते हैं उसको, यानी कि मैं इधर लिख लेता हूं उसको, यानी कि पहले उसको 4000 रुपए निवेश करता है, उसको देता है, और कितने रुपए से मिलते हैं 5350 रुपए। कितना ब्याज मिलता है उसे, 1350 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने का, अब ये ब्याज कितने साल का है आपका, 3 साल का ब्याज है। अगर आप 1 साल का निकालोगे 3 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई नीचे किससे करोगे आप, जो राशि आपकी जो आपकी दी थी दो था 4000, अब मल्टीप्लाई में किससे कर दोगे 100, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पे औसत दर निकालनी है, और दर कहां रखोगे आप, बीच में, कहां रखोगे, यहां बीच में रखोगे। और मैंने आपसे बताया था कि इसमें का क्वेश्चन किससे होता है, मिश्रण वाले मेथड से होता है, ठीक है ना। देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, बचेगा आपके पास क्या 135 अपॉन में 4 दिया 12। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप इसको काट सकते हो 3 से 4 बार, 3 से 45 बार, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 45 अपॉन में 4% की तरह आ जाएगी। इतना समझ में आया। तो आपने ये वाली वैल्यू निकाली कि 45 अपॉन में 4% की तरह निकल गया है। बोलिए आया समझ में, क्लियर है कि नहीं बात। अब देखना ध्यान से देखना कि आपको ये वाली जो वैल्यू मिली है औसत वाली किसमें मिली है, फ्रैक्शन में मिली है, तो उसका आप नॉर्मल वैल्यू कैसे बनाओगे, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई इसको कर लूंगा तो ये जो है 45 बन जाएगा। तो ऐसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी आपको, और 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप केवल औसत वैल्यू में करें, 4 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि हम अंतर तो वैसे भी निकाल सकते हैं कि 45 अपॉन 4 में से 10 को माइनस कर दें तो अंतर आप इसमें भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा। आप इसको नॉर्मल वैल्यू बना करके सॉल्व करोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई इसमें करी तो 4 से इसमें करी, 4 से इसमें करी, ऐसे नहीं कि आप इसे एक में करोगे। आप अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको सब में करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 40% बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 48% बन जाएगा, ठीक है ना। और 4 से 4 काट दोगे तो कितना बचेगा, ये 45% बचेगा। अब आप इसका अंतर आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप इसका अंतर देखोगे तो 3 का अंतर आ जाएगा, और इसमें अंतर देखोगे तो 5 का अंतर आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको करना क्या है, पूछा क्या है कि उसने 12% ब्याज पर कितनी धनराशि, यानी कि 12% वाली कौन सी ये वाली। तो पहले आपको क्या करना है, जो 4000 रुपए हैं वो आपको किस में बांटने हैं, दोनों में बांटने हैं।
तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 का मान कितना आ जाएगा आपका 4000 आ जाएगा, और 8 1 के मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 500। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसका मान 12% वाली वैल्यू का मान पूछा है, तो 12% वाली वैल्यू का मान कितना है 5, मल्टीप्लाई किससे कर दे 5 से, तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है कि बात। तो मैथ को समझने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है कि 10% वाला बताओ तो आप इससे मल्टीप्लाई करते 3 से करते थे, क्लियर है कि बात। चलिए आगे, इतना आपको समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोलिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हो तो बोलो हाँ, बोलिए क्लियर है, बताइए। देखिए कह रहे हैं कोई धनराशि किसी ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए तथा 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है, क्लियर है। तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे धनराशि पूछी है और ब्याज की दर पूछी है कि धनराशि कितनी थी वो धनराशि, बोलिए बताइए। क्या आप इसको कर सकते हो, बोलिए अगर कर सकते हो तो बोलो हाँ। देखिए बहुत आसान मेथड में आपको बताने वाला हूं, कुछ नहीं करना आपको। देखिए अगर a sum of money becomes 1016 rupees on interest in 3 years and 1304 in 7 years, find the sum and the rate of interest। समझे आप कुछ कि कोई धनराशि ब्याज पर 3 वर्ष में, देखो ध्यान से देखना कि कोई धनराशि किसी ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 1016 हो जाती है, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 7 वर्ष में 1304 हो जाती है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप देखोगे कि वर्षों का अंतर देखोगे तो वर्षों का अंतर कितना 4 इयर्स, और आप ब्याज का अंतर देखोगे तो कितना है 288 यानी 2 साल में 4 साल में जो ब्याज बढ़ता है वो कितना बढ़ता है 288 बढ़ जाता है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही। तो अगर आप 4 बराबर कितना रख सकते हो 288 रख सकते हो। अगर आप 1 का मान निकालोगे तो 288 अपॉन में 4 हो जाएगा, और 1 का मान निकालोगे तो 472 बार कट जाएगा। बोलिए यानी कि 1 साल में जो उसको वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 72 आएगी। कितनी आ गई 1 साल की आ गई। आप चाहें इसका मान इससे निकाल दें इससे निकाल दें। अगर आप इससे निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 सत्ते 216 आ जाएगा। यानी कि अगर पहले वैल्यू 1016 थी और अब कितनी कितनी इसके अंदर ब्याज बढ़ा उसका 216 का, तो आप इसमें से अगर 216 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपका 1016 में से अगर आप 216 माइनस करोगे तो आपका कितना बच जाएगा 800 बच जाएगा। यानी कि ये वाली धनराशि कितनी थी, ये आपका क्या है मूलधन है, 800 क्या है मूलधन। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है दर निकालनी है। आपने राशि तो निकाल दी। तो देखिए पहले आपका 1 साल की जो ब्याज था वो कितना था 72 रुपए, तो 72 रुपए था और मूलधन कितना था 800। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, कितना था 800 था, क्लियर है इतनी बात, सही है। अब आपको इसी को किस में कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई किससे करना है आप 100 से कर दें तो इससे ये कट जाएगा और 9% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो धनराशि होगी वो कितनी होगी 800, यानी यहां लगा लीजिए 800, यानी कि धनराशि कितनी निकाली आपने 800 रुपए और दर कितनी होगी इसकी 9%। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बताइए कमेंट में बताइए, क्लियर है ना। चलिए बहुत आसान तरीका है। पहले आपने क्या करा, इसके जो एक्स्ट्रा ब्याज था वो निकाला, ब्याज को इसमें से घटाया तो कितना हो गया मूलधन, और मूलधन आपने कितना निकाला 800, यानी कि 800 रुपए मूलधन था और दर कितनी थी 9%। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लाकर आऊंगा और आप एसएससी पर फोकस करिए, यूपी पुलिस पर फोकस करिए, उसमें आपको मैथ बहुत काम देगी, आप उसको जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 51 बताइए क्या ये हो जाएगा? बोलिए, क्लियर है इतनी बार? बताइए। देखिए, साधारण ब्याज के किस वार्षिक प्रतिशत दर से, हर क्वेश्चन आपको अलग मिलेगा क्योंकि अब हाई लेवल चल रहा है और यहाँ पर थोड़े अलग अलग ट्रिगर हो जाएंगी, तो घबराने की आवश्यकता कुछ नहीं है। इस साधारण ब्याज के किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी। तो मान लो पहले अगर वो 1 थी तो अब 2 हो गई, यानी कि स्वयं की कितनी हो गई? दोगुनी हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो इस दोगुने होने में उसे कितने साल लगे? 12 साल। कितने साल लगे? 12 साल लगे। और यहाँ कितना अंतर है? 1 का अंतर है, तो 12 ईयर बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलिए, 1 का मान निकालोगे तो 1/12 आ जाएगा। कितने सालों में? 1 सालों में। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करोगे। और क्लियर है इतनी बात? बताइए, इसको तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बोलिए, सही है ना? भाई इसको तो सोल्व कर सकते हो ना, ये 100/12 हो जाएगा और ये 12×8 = 96 हो जाएगा। ठीक है, कितने बचे आपके? 4 बचेंगे, 4/12 हो जाएगा, 4 से 3 बार काट लोगे, 8 से ही 1/3% आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बताइए, वेरी सिंपल मेथड, विद इन सेकंड्स में आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, विद इन सेकंड्स में। तो आपको जो स्ट्रेटेजी बना के चलनी है अपने पेपर के लिए वो ऐसे चलनी है कि मान लीजिए आपका यूपी पुलिस का एग्जाम 2 घंटे का होगा, ठीक है ना, तो आपको ये सोच करके चलना है कि मुझे कम से कम टाइम में आपको पेपर सोल्व करना है, ताकि आप बाद में ये देख सकें कि कोई क्वेश्चन आपका गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजी पहले बना के जाएं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज समझ में आए, आप इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि चैप्टर जो है, ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इस चीज में कंफ्यूज रहोगे, आप ये सोचोगे, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए काम का है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्योंकि क्योंकि आप अगर ये सोचोगे कि पहले आप ये सोचने में अपना टाइम खर्च करोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है, तो आपका टाइम खर्च होगा। तो आपको इतनी हैवी प्रैक्टिस करके जानी है क्वेश्चनों की, जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़े और आप क्वेश्चन को विद इन सेकंड्स में चुटकियों में सॉल्व कर दें। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसी साहस के साथ में, इसी प्रैक्टिस के साथ में आगे बढ़ो, तभी आप सिलेक्शन दे पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये व्यक्ति बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में, जो क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु में है, इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को कितना कितना मिला ये ज्ञात कीजिए। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो बोलो ना। चलिए, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, देखो होता क्या है कि आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से होगा। क्वेश्चन आसान है। ठीक है, देखिए दोबारा देखना क्या बोल रहा है। कोई व्यक्ति कितने रुपए? 3,75,000 रुपए की राशि, यानी कि कोई व्यक्ति है जो 3,75,000 रुपए की राशि को 2 बच्चों में बांटना चाहता है। ठीक है ना, 2 बच्चों में बांटना चाहता है, जिसमें पुत्र तथा पुत्री, यानी कि एक उसका पुत्र है और एक पुत्री है। तो एक लिख लेते हैं, पुत्र है उसका और एक कौन है? पुत्री है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? पुत्र कितने साल का है? 12 वर्ष का। पुत्री कितने साल की है? 14 वर्ष की। ठीक है, इतनी बात। इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर, यानी कि दोनों बच्चे कितने साल के होने चाहिए उस समय? 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। तो 18 वर्ष के कब होंगे? बोलिए भाई, 18 वर्ष के बच्चे कब होंगे? 18 वर्ष के होने पर
समझ रहे हो ये बात? यानी कि वो कब बांटेगा, जब प्रत्येक बच्चा कितने साल का होगा, 18 वर्ष का। तो 12 में कितने जोड़ा जाएगा कि वो 18 साल का हो जाए? तो 12 में आप 6 जोड़ोगे तब वो 18 साल का होगा, बोलिए। फिर 12 में 6 ऐड करोगे तब वो 18 साल का होगा, और 14 में आप 4 ऐड करोगे तब वो 18 साल का होगा। यानी कि जब ये दोनों 18-18 साल के हो जाएंगे तब इनमें संपत्ति को, एक पैसों को बांटा जाएगा। और वो भी आपसे पूछा है, वही भाग आपसे पूछा है कि कब बांटा जाएगा। अब देखो, अब इनकी दर कितनी है, इनकी उम्र बढ़ेगी, इसकी 6 उम्र बढ़ेगी, कितने साल, कितने के हिसाब से दर बढ़ेगी, 5% आपको दे रखी है। तो 5 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 5 का 30%। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? इसका भी 5% के हिसाब से इसकी उम्र बढ़ेगी 4 साल तक, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20%। बोलिए, अब आपको इतना पता है कि हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर इसकी उम्र 30% बढ़ेगी और इसकी उम्र 20% बढ़ेगी तो उसकी 130% हो जाएगी, और इसकी 20% 120% हो जाएगी। बोलिए, अनुपात निकाल लो इनका, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दोगे, 0 से 0 कर दोगे, बोलिए कितना बचेगा, 13:12 बचेगा। बताइए, इतना समझ में आया? सही है ये बात? अब देखिए, अब आपको इस रेशो से 3,75,000 को बांटना है, तो आसानी से बांट सकते हो। तो आप बड़े ध्यान से देखना, आप ठीक है ना। देखो, 12 और 13 कितने होते हैं, 25। तो आप लिख लोगे 25 बराबर 3,75,000। कितना, 3,75,000। तो एक का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। बोलिए, आया समझ में? तो एक का मान 15,000 आ गया। आपसे दोनों का पार्ट पूछा है, आपसे 13 का पार्ट पूछा तो 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और आपसे 12 का मान पूछा तो इसी में 15,000 तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताइए, कितना समझ में आ रहा है? तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पुत्र का भाग आ जाएगा 15,000 की, 15,000 की 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पुत्री का मान आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेना। ये ऑप्शंस आपके थोड़े गलत दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से इसका आंसर मुझे बताना ऑप्शन में, ठीक है ना। भाई, आपको पुत्र का भाग निकालना तो 13 से मल्टीप्लाई करना है कि, क्योंकि एक का मान आपने निकाल लिया, और आपको पुत्री का निकालना तो 12 से मल्टीप्लाई किसकी, 15,000 की, क्योंकि आपने एक का मान निकाल लिया। क्लियर है ये बात? तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताओगे, इससे पता चलेगा कि आप वाकई में पढ़ाई करते हो मेरी वीडियो से, ठीक है। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए पहले क्वेश्चन पहले आप करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो? बोलिए। देखिए, इसमें का क्वेश्चन जब भी आपका किस्त वाला आता है, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, किस्त वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार देता है। आधार जो चुका लेंगे, उधार कर लेना इसको, ये उधार है आपका, उधार देता है। तो धनराशि को 1,000 मासिक की किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ब्याज लगेगा उस ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना, इसमें का जब भी आया आपको बताया कि 1,000 रुपए की मासिक किस्त है और कितने महीने की है, 10 महीने की। तो आप क्या कर लें, 10 बार 1,000 लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपने क्या करा, आपने 1,000 की महीने की किस्त को 10 भागों में बांट लिया, क्योंकि 10 मास की किस्त है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को उधार देते हो तो हमेशा सेकंड मंथ से लगता है, ठीक है ना, फर्स्ट मंथ से नहीं लगता। तो हर महीने के वो क्या करेगा, जितना भी मान लो पहले 1,000 रुपए आप उसे देते हो,
फिर आप अगली बार कितने दोगे उसे 9000, एक किस्त छोड़ करके 9000 दोगे, फिर अगले मंथ में एक किस्त छोड़ करके 8000 दोगे, यानी कि हर महीने आप 1000 का ब्याज उसे देते रहोगे। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है। देखिए तो पहले मंथ में तो ऐड नहीं होगा, दूसरे मंथ से, यानी कि आप यहां दोगे इसको कितने 10,000 है, कितने बोलिए कितने 10,000 1000 है, ठीक है। तो आप जो है 10,000 मासिक, ये 10,000 होगा, 10,000 कर लेने से, ठीक है ना, 10,000 10 सॉरी 1,000 है, तो 1,000 है, यानी कि कितना हो जाएगा ये 9,000 हो जाएगा, कितना 900 हो जाएगा शायद, 900 फिर आप कितने दोगे अगली बार 800, ठीक है ना, फिर आप कितने दोगे 700 की किस्त दोगे, अगली बार 600 की दोगे, अगली बार 500 की दोगे, अगली बार 400 की दोगे, और अगली बार 500 की दोगे, अगली बार 400 की दोगे, और अगली बार 200 की दोगे। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो, बताइए क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बोलिए आ रहा है समझ में? बताइए, यानी कि आपकी किस्त है हर मंथ की, ठीक है, यानी कि आप जो है पहले, यानी कि आपको ये जो हो गया आपका 1,000 का हो गया, ठीक है। नहीं दोबारा देखिए, एक चीज देखना, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। देखिए आप जो है यानी कि पूरी जो किस्त होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूरी जो किस्त है वो 10,000 रुपए की है, समझ रहे हैं ना? अब समझो दोबारा सोचो, कितने की किस्त है 10,000 रुपए की, तो हर महीने वो 10,000 रुपए में 1,000 रुपए काट कर देगा, यानी कि पहले महीने में कितने, पहला महीना छोड़ करके दूसरे में कितने देगा 9,000, फिर अगले महीने 1,000 काटेगा तो कितने देने पड़ेंगे उसे 8,000, फिर 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000 और फिर 2,000, लास्ट में 1,000, यानी कि लास्ट में पूरा हो जाएगा आपका। तो देखिए टोटल किस्त कितने की है 1,000 की किस्त है, और टोटल ब्याज कितना देना पड़ रहा है उसके नीचे वाली, जो नीचे वाली वैल्यू है केवल इसको आप ऐड करोगे, ये आपका कितना 43,000, ठीक है ना, और कितने महीने के लिए आपका 12 महीने के लिए कितना आ जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपको ओवर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1,000 इंटू 12 में 45,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका 1200 बचेगा, और में 45 बचेगा। बोलिए इसको आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा 26/2/3%, यानी कि इतनी दर आपको निकल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आएगा। समझ रहे हो ना? कि जो टोटल ब्याज है 10 महीनों का वो 10,000 रुपए है, और हर मंथ पे 1,000 रुपए का ब्याज उसका लगना है हर मंथ का, तो यानी कि हर महीने जब वो 1,000 रुपए देगा तो फिर कितने वापस करेगा 9,000, फिर अगले पे 1,000 बचाएगा, फिर से कितने देगा 8,000, 7,000, फिर 6, यानी कि लास्ट तक उसकी सारी किस्तें खत्म हो जाएंगी, यानी कि लास्ट में कितनी देगा वो 1,000, तो इसमें जो ब्याज लगा है पूरा 10,000 पर वो कितना लगा 45,000 का, जब पैसा नीचे आ गया आपको, और आपका 12 मंथ का है तो आपको 1/12 के लिए आपको दर निकालनी है। क्लियर है ये बात? चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 बहुत आसान तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 54, देखिए बहुत आसान तरीके से देखना, 5 वर्ष बाद दे 3,600 रुपए के ऋण, यानी कि जो ब्याज है आपका 3,600 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? ठीक है, आया कुछ समझ में? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको किस्त दे रखी थी, इसमें आपको किस्त नहीं दे रखी है, तो जब भी आपको किस्त ना दे रखी हो तो आप हमेशा किस्त मानोगे, ठीक है ना, किस्त आपको माननी पड़ेगी,
और कितनी मानोगे, हमेशा ध्यान रखना 100% अगर आप किस्त मानोगे और 5 साल है तो 5 साल में कितनी किस्तें हो जाएगी, 5 किस्तें हो जाएगी। तो मान लो तो पहली किस्त हो गई आपकी ये वाली, दूसरी किस्त हो गई, तीसरी किस्त हो गई, ठीक है, और चौथी किस्त हो गई, और ये पांचवी किस्त हो गई, ठीक है ना। आया समझ में। जब आपको किस्त दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको 1000 किस्त दे रखी थी, ठीक है, इसमें आपको कोई किस्त नहीं दे रखी कि आपको कितनी किस्त देनी है, तो हमेशा आप किस्त को क्या करोगे, मानोगे, कितना मानोगे, 100 मानोगे, ठीक है ना। तो आपने हर साल की 100 की किस्त मान ली, तो 5 साल की 5 किस्तें हो गई 100 रुपीस की आपकी। क्लियर है ये बात। अब ये कह रहे हैं कि यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, यानी कि हर साल 10% ब्याज लग रहा है हर साल, ठीक है ना, तो आपको बड़ा सिंपल है कि पहले साल में तो ब्याज लगना नहीं भाई, पहले साल में तो ब्याज आपको लगेगा नहीं, समझ रहे कि पहले साल में आपका ब्याज लगना नहीं है, तो आपको 10 आपको देखो दूसरे साल में कितना लगेगा 10, क्लियर है, 10 का टेबल भर दो पूरा, अगले साल में कितना लगेगा 20, अगले साल में 30, अगले साल में 40 लगेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही। इसमें आपसे क्या पूछा है, वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, यानी कि प्रत्येक किस्त पूछी है तो सबको ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस ये हो जाएगा 110, ये 120 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है ना, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़ें। तो आप इसको सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए बताइए, कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इनको आप सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 600 रुपये, यानी कि टोटल रुपए जो हो जाएंगे वो 600 रुपये हो जाएंगे। उधर कितने का ब्याज देना पड़ रहा है उसको, 3600 रुपये का। तो आप वैल्यू निकालोगे 600 रुपये की, तो कितनी आ जाएगी, 600 बराबर 3600 आ जाएगा, और एक का मान निकालो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, और नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा देखो। बोलिए अब आपसे इन्होंने पूछा है कि किस्त कितने रुपए की होगी, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल दें 100% की, चाहे आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 100 से, या खाली इसमें जिसका मान पूछा उससे कर दें, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है, आसान है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसकी जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 10 का टेबल पढ़ दो जहां तक, तो आपके सारा ब्याज निकल के आ जाएगा वार्षिक का 10% की दर से, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 55, बोलिए आया समझ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बोलिए इतना समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55, देखिए ये कह रहे हैं कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक मिलते, धन क्या है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। भाई 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष की दर है, तो कितने परसेंट पर है, 2% पर, तो टोटल कितना हो जाएगा ब्याज 6% हो जाएगा 3 सालों का। उधर कितने रुपए अधिक मिल रहा है 360 रुपए, तो यानी कि 6% बराबर किसके आ जाएगा 360 रुपए के आ जाएगा। एक का मान निकाल लो, अगर 360 आपका 6 है, 6% है तो 100% क्या है, तो आपको कितना आ जाएगा, 6 से 36 6000 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, सिंपल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, बोलिए आ रहा है समझ में, बताइए बोलिए। बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो तो बोलो हाँ, ठीक है। चलिए इसको आपको बताइए, इसका आंसर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको। देखिए ये कह रहे हैं किसी धनराशि का 2 वर्ष 4 माह का, 2 वर्ष 4 माह, तो 2 वर्ष 4 माह, तो जब
आपको 2/4 माह, तो उसको आप पहले ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 साल 4/12, तो 4 या 12 यानी कि 2 से ही 1/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7/3 आ जाएगा। कितने परसेंट की दर से हो रहा है? 6% की, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 से 2 बार कट जाएगा, यानी कि 14% आ जाएगा। बोलिए, यानी कि मिसदर इतना हो जाता है, और वैल्यू अपने आप में क्या होती है? मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 14% अगर हो जाएगा तो अपने आप में कितना हो जाएगा? 114% हो जाएगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और कितना हो जा रहा है आपका? 4047 हो जा रहा है। वन का मान निकाल लो, तो वन का मान निकालोगे तो 4047 अपॉन में कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो। कुछ नहीं करना भाई, आपको पता है 14% अगर हो रहा है तो वो किस में होगा? 100% पर होगा, और आप 100 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा, और उधर कितना हो रहा है आपका? 4047 हो रहा है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? तो इसको आप कैलकुलेट करके इसका मुझे आंसर बताओगे कमेंट में, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन है आपका 3550, दूसरा ऑप्शन है आपका 3500, तीसरा ऑप्शन है आपका 3450, और ऑप्शन नंबर डी है 3400। तो ये 4 ऑप्शन है, इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे। अगर आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना? बल्कि वैल्यू आपको निकलनी है, यानी कि 100% का वन आपसे पूछा, ठीक है? आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो एक क्लास आपकी और रह जाएगी इसके सिंपल इंटरेस्ट की, उसको क्लास को कल को करके हम फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो सारी वीडियोस, सारे लेक्चर जितने मैंने कराए आप सबको जरूर देखें, कोई मेथड समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखें, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिक्स में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कनेक्टिविटी अगर टूट जाए, जैसे बिजली का तार अगर टूट जाए तो लाइट आना बंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही गणित का खेल है। गणित में अगर आप लगातार वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी और आपके मैथ समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना आपको? तो समझने की कोशिश करें, इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि आपको ही सिलेक्शन देना है, आपको ही अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको ही आगे की जिंदगी बितानी है, ठीक है ना? तो इसीलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और हर लेक्चर को ईमानदारी से देखें, ईमानदारी से पढ़ें, अपने माँ बाप के सपनों को दिल में रखकर आगे बढ़ें, कोई भी बेईमानी किसी प्रकार की ना करें, क्योंकि ये बेईमानी आपकी ही भविष्य को खराब कर देगी, ठीक है? तो इसी मोटिवेशन के साथ में, इसी सपनों के साथ में आगे बढ़ते हुए मिलते हैं आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।